हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डेली एमसीक्यू सीरीज का डे 8 है ना। तो इस सीरीज मतलब सॉरी, इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं ना। मतलब 4-5 क्वेश्चन होंगे जो साइंस टेक पूरे साइंस के होंगे, तो हम वही देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किसके, साइंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे हुए हैं, 2023 के पूछे हुए हैं यूपीएससी के, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा इसका सोर्सेस वगैरह डायरेक्ट कहाँ से पूछा हुआ है ये, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको बने होंगे। अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइए कितना क्या हुआ, है ना। अपन करते हैं अब एनालिसिस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है ना। इन 4 कंट्रियों के बारे में दिया है। इस 4 कंट्रियों के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सी कंट्री है जिनके पास नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि यार ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या भला है, होता क्या है। तो आपको भी पता होगा कि अर्थ से मतलब हमारी पृथ्वी से सॉरी, हमारे अंतरिक्ष केंद्रों से कुछ सैटेलाइट उपग्रह, मतलब जो उपग्रह होते हैं वो छोड़े जाते हैं, रॉकेट के थ्रू ऊपर ले आए जाते हैं, है ना। तो वो उपग्रह में होता क्या क्या है ना, सैटेलाइट में क्या होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं। तो अंतरिक्ष तकनीक की ऐसी प्रणाली जिसमें उपग्रह की सहायता से किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के और भौगोलिक स्थलाकृति है, लैंड फॉर्म, ये कोई भूमि हो गई, भूमि के बारे में पता करना है, किसी समुद्र के बारे में पता करना है, तो ये सारी चीजों के बारे में, है ना, उनकी ऊंचाई से लेके गहराई तक की सारी, इनके बारे में नेविगेशन नेविगेशन करना, इनके सारी परिस्थितियों के बारे में इनके जानना, ये सारी चीज आपकी क्या कहलाती है, वैश्विक नौवहन प्रणाली, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपने मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं ना, कहीं जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जाते होगे तो देखते होगे कि यार हाँ यार, ये वाला रास्ता आपको ऐसा जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, ये कैसा चल रहा है सभी, ये सब सैटेलाइट आपका ऊपर बैठा हुआ है, उस सैटेलाइट के थ्रू आपका नेविगेशन सिस्टम चल रहा है। तो वैसे हर एक चीज के लिए होता है। ये तो मैंने आपको किसके लिए बताया कि यार ये हमको जैसे रास्ता वगैरह देखना है, ये जाना है व्यक्ति के उसके लिए हो जाता है। कई सैटेलाइट होते हैं आप लोगों को किसके लिए, एग्रीकल्चर फील्ड देखने के लिए कि हाँ यार इस भूमि में ये होगी, ये होगी, ये होगी, है ना, अलग अलग चीज के लिए। कई होते हैं सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना। कई होते हैं संचार के लिए, है ना। तो आप मुझे बताइए संचार के लिए इंडिया ने कौन सा रॉकेट मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया था, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, वैश्विक नौवहन प्रणाली। अभी कितने टाइप की होती है सर, ये होती है आपके 2 टाइप की, कौन कौन सी, एक तो सामरिक होती है ना, सामरिक नौवहन प्रणाली, और एक होती है नागरिक नौवहन। सामरिक मतलब स्ट्रेटजिक, ये कौन यूज करता होगा नाम से, ये सामरिक हम लोगों ने पढ़े हैं, ये रक्षा के क्षेत्र में यूज होती होगी, है ना। तो वो कौन कौन सी है सामरिक नौवहन प्रणाली जो रक्षा के क्षेत्रों में काम करती है ना, इसका उपयोग जैसे हम लोगों ने देखे कि सैन्य कार्यों में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। ये किसकी है भैया, जीपीएस, जीपीएस आपकी यूएसए की है। ठीक है, अब जीपीएस भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 2 तरीके के जीपीएस, एक होता है एसपीएस और एक होता है पीपीएस। एसपीएस मतलब स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, और एक होता है पीपीएस मतलब प्रीसियस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जीपीएस क्या है, वो सॉरी एसपीएस क्या है, मतलब स्टैंडर्ड क्या है। तो इसके अंतर्गत 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के चित्र को स्पष्ट होते हैं। 10 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई होगी, जैसे कि मान लो ये स्थल हो गया, इस स्थल का ये 10 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई होगी, इस 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के जो चित्र रहेंगे, है ना, जैसे कि मान लो कोई मैं हूं, मैं अर्थ में खड़ा हूं, तो मेरे 10 सेंटीमीटर के ऊपर तक वो एसपीएस काम करेगा, उसके चित्र उसको स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, यह उच्च गुणवत्ता की होती है। स्वाभाविक बात है भाई, 10 सेंटीमीटर होता ही कितना है, अपने ऊपर देख के देखो 10 सेंटीमीटर कितना होता होगा, तो सोचो उतने उतना स्पष्ट कितना क्यों नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका उपयोग मुख्यतः यूएसए की सेना द्वारा किया जाता है। तो यूएसए की जो आर्मी है ना, सोल्जर्स वगैरह, वो उनके द्वारा किया जाता है किसका उपयोग, एसपीएस का। ठीक है जी, और ये क्या 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चित्र स्पष्ट होते हैं। अब अपन बात करते हैं पीपीएस क्या है, प्रीसियस। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई। तो याद रखना कभी क्वेश्चन आ जाएंगे जीपीएस में एसपीएस और पीपीएस के बारे में, तो आपको याद रखना कि एसपीएस होता है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के लिए, और पीपीएस होता है आपके किसके लिए, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई के लिए, है ना। तो 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, जैसे कि आप ये खड़े हो, अब आपके ऊपर 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये चित्र को स्पष्ट करेगा, लेकिन इससे भी अच्छा कौन सा होता है, 10 सेंटीमीटर वाला एसपीएस। ठीक है जी, अब इसका उपयोग कौन करता है, नागरिक वगैरह लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि गूगल जीपीएस 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक दिखाता है ना जी। जी हाँ, तो वो होता है कौन सा, गूगल जीपीएस क्या है, पीपीएस है। याद रखना कल को ऑप्शन आ जाएगी, जो गूगल के द्वारा जीपीएस है जो नागरिक के लिए यूज किया जाता है वो एसपीएस है या पीपीएस है, तो याद रखना वो पीपीएस है। ठीक है, एसपीएस कौन यूज करता है, सैनिकों के द्वारा उपयोग किया जाता है।
नाम में ही है उसके स्टैंडर्ड। ठीक है जी। इसके बाद ये कहाँ का है, ये जीपीएस, ये है यूएसए का, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद बात है ग्लोनास। ग्लोनास मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये कहाँ का है जी ग्लोनास, ये है आपका रसिया का। जैसे हम लोगों ने जीपीएस देखे, जीपीएस कहाँ का था, यूएसए का। तो ग्लोनास कहाँ का है, ग्लोनास आपका रशिया का। ठीक है, भारत सहभागी 6 देश के रूप में से सम्मिलित है। ठीक है जी। ईजो इगोनॉश मतलब यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस। ठीक है, क्या पता इसका फुल फॉर्म आ जाए स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो अच्छे से इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है जी। अब यह यूरोपियन यूनियन का नाम पे, ये उसका यूरोपियन, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी की मदद से लगा हुआ है। उसकी मतलब नौवहन प्रणाली सिस्टम है इगोनास। ठीक है। कंपास, कंपास कहाँ का आपका, जिसे बायदू भी कहते हैं, ये है आपका चाइना का, चाइना का। ठीक है। और एक होगा आपका कौन सा, एम एस एस मासस हो ना, मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये कहाँ का आपके, जापान का है। तो हम लोगों ने अभी किस किस का देखे, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने देखे जीपीएस, जो कि कहाँ का है आपके, यूएसए का। इसके बाद हम लोगों ने देखे कौन सा, हम लोगों ने इसके बाद देखे ग्लोनास। ग्लोनास कहाँ का था आप लोगों का, कहाँ का था, रशिया का। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन वाला देखे, जी हाँ, है ना, इगोनॉस करके था। उसके बाद एमएसएस देखे, मल्टीनेशनल वाला, जो कि मल्टी फंक्शनल वाला, वो कहाँ का था आप लोगों का, जापान का था। ठीक है जी। ये ग्लोनास रशिया का, इगोनास आप लोगों का यूरोपियन यूनियन का, और एमएसएस का जापान का, और कंपास आपका बायदू जिसे चाइना का था। ठीक है जी। तो ये हो गए कौन से आपके स्ट्रेटजिक सैटेलाइट सिस्टम, मतलब सामरिक नौहन प्रणाली। इसके बाद अपन बात करते हैं नागरिक नौहन प्रणाली, जो नागरिक के द्वारा उपयोग किया जाता है ना, आम जनता यूज करती है इसका। इसके अंतर्गत लोगों के परिवहन, संचार, ई प्रशासन, ई कॉमर्स, मौसम, प्रदूषण की जानकारी और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। विश्व में नागरिक उपयोग के लिए वैश्विक उपग्रह प्रणाली का विकास किया गया है। कौन कौन सा, जैसे जीपीएस का पीपीएस हम लोगों ने देख लिया ना, पीपीएस 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक यूज किया जाता है, तो 10 सेंटीमीटर कौन से किया जाता है, एसपीएस, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला। क्लियर। जी हाँ। गैलीलियो कहाँ का है जी, गैलीलियो यह है यूरोपियन यूनियन का। हम लोगों ने देखे जो सामरिक वाला है, इजी इगोनॉस है, वो कौन सा हो गया, वो सामरिक हो गया। लेकिन गैलीलियो कौन सा होगा, ये हो गया आम जनता वगैरह के लिए यूज करते हैं अपन, नौवन नागरिक के लिए। कौन सा, गैलीलियो कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का। अब बात करते हैं गगन, है ना, गगन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, है ना, ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है जी। ये कौन सा हो गया आप लोगों का, ये गगन इंडिया का हो गया, है ना। इसरो ने कब लॉन्च किया था इसे, 2007 में। सामरिक क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर के लिए यूज किया जाता है। देखो, गगन जो हो गया, ये दो चीज के लिए हो गया। इसका फुल फॉर्म तो एक तो याद ही रख लोगे, एक तो 10 सेंटीमीटर, और एक होता है आपका 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं सामरिक क्षेत्र के लिए, सामरिक है मतलब सैन्य कार्यों के लिए। और आपका जो 20 सेंटीमीटर वाला है, नागरिकों के लिए किया जाता है। अब कौन सा इसमें नाविक पता ही होगा आप लोगों को, आईआरएनएसएस का, है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आईआरएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है जी। और ये इसरो के कौन से सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इंडिया का, और एक है भुवन, भुवन करके, है ना, भुवन या फिर भवन ऐसा कह सकते हैं अपन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी। गूगल अर्थ के समान सेवा देता है, जैसे गूगल अर्थ आप लोगों ने देखे होंगे ना, सेम उसके जैसे है भुवन करके। ठीक है। इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था 2009 में। ठीक है जी। 2D और 3D डायग्राम को भी उपलब्ध करवाता है, देखो ये आपका भुवन। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म इसरो, देखो ये इस टाइप का दिखाता है ये। क्लियर। तो कौन कौन से देखे हम लोगों ने रशिया का भी देखे हैं, हम लोगों ने जापान का भी देखे हैं, हम लोगों ने यूएसए का भी देखे हैं। ठीक है। हम लोगों ने और कहाँ का देखे हैं, इंडिया का देख लिया आप लोगों का, गगन वगैरह। इसके बाद गैली यूरोपियन यूनियन का देखे हैं। ठीक है जी, चाइना का देखे। ठीक है। इतने चीज को हम लोगों ने देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहा था। क्वेश्चन हमारा बोला था कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी नेविगेशन प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया के पास हम लोगों ने देखे नहीं जी, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। कनाडा के पास नहीं देखे, इजराइल के पास नहीं देखे। क्या हम लोगों ने जापान के पास देखे, जी हाँ सर देखे हम लोगों ने, एमएसएएस देखे हैं, ये देखो जापान वाला, ये एमएसएएस मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम। क्लियर। बहुत बढ़िया। ये 2023 में पूछा हुआ है अलग क्वेश्चन, है ना, इसलिए अच्छे से इसको इसके डिटेल में मैंने बता दिया हूँ, ताकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछ ले एसपीएस के बारे में या फिर पीपीएस के बारे में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम पहले ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बेसिक्स में बात कर लेते हैं कि भैया ग्रीन हाइड्रोजन क्या बला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन ये हमारी क्या बला है, इसको सबसे पहले देखते हैं कि यार ये नवीनीकरणीय है, गैर नवीनीकरणीय है, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा, ये सारी चीज क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्रीन हाइड्रोजन में जाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा क्या है। तो प्राथमिक स्रोत मतलब प्राथमिक स्रोत, नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि प्राइमरी स्रोत, कि जहां से निकल रहा है, मतलब जैसे कोयला, तेल जो प्रकृति में पाए जाते हैं, कोयला,
तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास, ये प्राथमिक स्रोत होगा कि हाँ भाई जीवाश्म ईंधन वगैरह होगा, ऐसे बन रहे हैं आप लोगों के, है ना, ये सारी चीज किसमें कहलाती है आप लोगों की प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके, मतलब उपयोग कौन करेगा, इंडस्ट्री वगैरह, ये सारे लोग उपयोग करके द्वितीय क्षेत्र में बदल देते हैं, मतलब, है ना, औद्योगिक इकाइयां वगैरह हो गई, इनको द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कोयला, कोयला को निकालने के लिए, फिर गैस को निकालने के लिए तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जब तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है ना सर, वो कहलाता है आपका द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, है ना। लेकिन जो प्राइमरी स्रोत है हो गया कौन कौन सा है, एक तो कोल हो गया आपका, और एक हो गया गैस, ये हो गया आपके प्राइमरी स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन इनको परिवर्तित किसके द्वारा किया जा रहा है, तापीय ऊर्जा के द्वारा। तापीय ऊर्जा क्या हो गई आपकी, द्वितीयक स्रोत। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना यदि ऑप्शन में आए कि यार तापीय ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है, तो नहीं जी, प्राथमिक स्रोत आपका कोयला गैस वगैरह हो गया, इनका उपयोग करके हम तापीय ऊर्जा के द्वारा द्वितीयक स्रोत में बदला जाता है, मतलब तापीय ऊर्जा कौन सी हो गई आपकी, द्वितीयक स्रोत। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत विश्व की 18% आबादी का आवास होने के बावजूद विश्व की प्राथमिक ऊर्जा का केवल लगभग 6% उपयोग करता है। मतलब 18% आबादी का आवास होने के बावजूद सोचो प्राथमिक ऊर्जा केवल 6% उपयोग करता है। ठीक है जी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या वाला है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जो पता ही होगा आप लोगों को, नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होती। ये बताओ, क्या पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी क्या समाप्त होगी, नहीं। पवन क्या रुक जाएगी, नहीं रुक सकती सर। क्या सौर ऊर्जा, क्या सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तो ये सारी चीज क्या कहलाती है, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, जो कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। इसके दोहन हानिकारक प्रदूषकों के उत्पन्न में बिना किया जा सकता है। ठीक है, इसका दोहन हानिकारक प्रदूषकों के उत्पन्न हुए बिना, मतलब देखो, ये बताओ, जब पवन चक्कियां चलेंगी, है ना, या फिर सौर ऊर्जा सन का रेज आएगी, तो क्या उससे प्रदूषक निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो प्रदूषकों के उत्पन्न किए बिना अपन इसका उपयोग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी हो गई, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी, नवीकरणीय, जल विद्युत वगैरह। ठीक है जी। अब इसी का उल्टा, अपोजिट, मतलब अनवीकरणीय क्या हो जाएगी, जो ये था आपका कभी समाप्त नहीं होती, तो अनवीकरणीय समाप्त हो जाएगी। जैसे कि भैया कोयला, कोयला निकालोगे तो समाप्त तो होगा ना किसी दिन, गैसेस निकालोगे प्राकृतिक खत्म होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि बस निकालते जा रहे हो एक जगह से, खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो आपके जैसे जीवाश्म ईंधन हो गए, कोयला, तेल, गैस, ये सब क्या हो जाते हैं आपके अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यार विद्युत उत्पादन में ऊर्जा के स्रोतों की हिस्सेदारी क्या है। अपन जब अपन ऊर्जा का वर्गीकरण देखे ना अपन लोगों ने, तो अपन देखते हैं कि यार इनकी हिस्सेदारी क्या है। हिस्सेदारी मतलब कि इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, जल की हिस्से है कि नवीकरणीय ऊर्जा की, कि परमाणु की है, या फिर तापीय ऊर्जा, तो किसकी हिस्सेदारी, क्या कल को यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले इनके परसेंटेज के ऊपर, या फिर किसकी हिस्सेदारी ऊर्जा के क्षेत्रों में ज्यादा है, तो हमको पता रहना चाहिए ना, इसलिए। तो सबसे ज्यादा जो 60.9% है योगदान, वो किसका है, तापीय ऊर्जा का। तापीय ऊर्जा, अब इसमें कौन कौन शामिल है, कोयला, लिग्नाइट, गैसे, डीजल, ये सारी चीज का योगदान क्या कहलाता है, तापीय ऊर्जा। तो इसका योगदान कितना है, 60.9%, मतलब 50% से भी ज्यादा। यदि कल को क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट के बेस में कि तापीय ऊर्जा का योगदान भारत में 50% से ज्यादा है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है जी, याद रखना, क्यों, क्योंकि इसका 60.9% कितना है, तापीय ऊर्जा का योगदान है। इसके बाद सेकंड नंबर में कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब पता ही होगा आप लोगों को कौन कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तापीय ऊर्जा हो गई, है ना, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, ये सारी क्या कहलाती है, नवीकरणीय। तो ये किसका योगदान कितना है, 25.2%। अब देखते हैं कि भारत में इसकी क्षमता कितनी है ना, हमको ये भी पता होना चाहिए ना भैया कि यार जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल विद्युत, तो इसमें से भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो पवन ऊर्जा 39.44 गीगावाट का है, सौर ऊर्जा का 41, बायो का 10.34, लघु जल विद्युत का 4। तो इसमें से देख के आपको खुद को पता चल गया होगा कि यार सबसे ज्यादा सौर, स्वाभाविक बात है, सूर्य ऊर्जा, सूर्य हमेशा आ रहा है ना, तो सौर ऊर्जा का योगदान सबसे ज्यादा है ना, कितना है, 41.09 गीगा वॉट। ठीक है। तो याद रखना कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सौर ऊर्जा का है। क्लियर। अब यदि इसका क्रम पूछ ले, तो क्रम भी याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में दोनों होना चाहिए। पहले सौर ऊर्जा जाएगा, सौर ऊर्जा के बाद आपका पवन ऊर्जा जाएगा, पवन ऊर्जा के बाद आपका वायु ऊर्जा जाएगा, वायु के बाद लघु जल विद्युत जाएगा। क्लियर। तो पहले में कौन सा है, तापीय ऊर्जा पहले नंबर में, दूसरे में क्या है, नवीकरणीय। अब नवीकरणीय में भी पहले में कौन है, सौर ऊर्जा। तो ऐसी क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि जल। अब जल का योगदान कितना है भैया, जल का योगदान है 12.1%। ठीक है। इसका देखते हैं परमाणु का कितना है, तो 1.8%, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसका देखे सर, सबसे पहले आप लोग, आपने बताया तापीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा। तापीय ऊर्जा के बाद किसका है सर, तापीय ऊर्जा के बाद नवीकरणीय का है। नवीकरणीय में भी सर आपने सबसे ज्यादा बताया किसका, सौर ऊर्जा का। नवीकरणीय के बाद हम लोगों ने देखे किसका है, जल का है। जल के बाद किसका, आपका परमाणु का है। क्लियर जी। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद होना चाहिए आप लोगों को।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में कि आखिर हाइड्रोजन ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस का वायु या ईंधन सेल में दहन होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर गैर प्रदूषणकारी जलवाष्प निर्मित करती है और ईंधन सेल हाइड्रोजन को सीधे मतलब विद्युत में परिवर्तित करते हैं। कुछ समझ नहीं आया होगा पढ़ के, अब ध्यान से देखना इधर। ध्यान से देखिएगा, यदि ये समझ जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है। हम जब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, एनर्जी एनर्जी का जो फॉर्म होता है डायरेक्ट हम एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनकी क्रिया होती है, तो क्या क्या छोड़ता है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीज निकलेंगी। क्या क्या, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जब 2H2O से एनर्जी रिलीज होगी। अब यदि ये एनर्जी का फॉर्म आपका रिन्यूएबल एनर्जी होगा, यदि ये एनर्जी का फॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी होगा, है ना, और 2H2O जिसमें से हाइड्रोजन जो निकलेगा, जैसे हम देखे ना रिएक्शन, देखो जैसे 2H2O प्लस अपना रिएक्शन करके क्या बनाना है, एनर्जी से 2H2 प्लस O2 बना रहा है। अब एनर्जी का जो सोर्स है यदि वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी और जब हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल रहा था, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, मैंने बोला ये 2H2O है, रिएक्शन किया बना 2H2 प्लस O2, तो ये जो 2H2 है और ये एनर्जी का जो फॉर्म है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा ये कहलाएगा आपका क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन यदि एनर्जी का सोर्स आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, और यदि इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा तो इस हाइड्रोजन को कहोगे पिंक हाइड्रोजन। क्लियर जी, क्या बोला मैंने, बहुत बढ़िया। अब लेकिन फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं और इस बार एनर्जी का जो सोर्स है वो है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इसका सोर्स, इसका जो वो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा आपका, येलो हाइड्रोजन। सोलर नाम में ये सोलर, मतलब सोलर क्या होता है, येलो जैसे। ठीक है, तो क्या बोला एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला 2H2O, ये आपकी एनर्जी हो गई, इससे निकल रहा है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत अच्छी चीज है हाइड्रोजन हमारे लिए, है ना। अब मैंने बोला यदि एनर्जी का सोर्स हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन यदि एनर्जी का सोर्स आपका सोलर एनर्जी है तो ये क्या कहलाएगा, येलो हाइड्रोजन। लेकिन इसका सोर्स आपका न्यूक्लियर एनर्जी है तो वो क्या कहलाएगा, पिंक हाइड्रोजन, है ना। अब तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ये होता क्या है, सारी चीज मैंने आपको बता दिया, ब्लू क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, येलो क्या होता है ना। अब अब इसके बाद, इसके बाद हम, है ना, तो ये अब तो पढ़ोगे तो वैसे ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है ये करके, है ना। अब देखते हैं कि यह एक ऊर्जा का वाहक है जिसका उपयोग अन्य स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को संग्रहित करने में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसका उपयोग देखते हैं भारत में कहाँ किया जाता है भैया, बहुत उपयोग इसका, उर्वरकों के उपयोग में, फर्टिलाइजर के लिए, पेट्रोलियम के शोधन के लिए, रासायनिक उद्योगों में, है ना। अब तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कार्स वगैरह के लिए लाने लगे कि फ्यूल्स वगैरह के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाएगा, है ना, जो कि और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं ना, तो वैसे हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करेंगे तो सोचो कितना एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाएगा, है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये गुण परिवहन और बिजली उत्पादन अनुप्रयोग के लिए एक आकर्षक ईंधन का विकल्प बनाते हैं। जी हाँ, इनका प्रयोग कारों घरों और विभिन्न क्षेत्रों में होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का उत्पादन किसके माध्यम से किया जाता है, देखो हाइड्रोजन का उत्पादन किसके माध्यम से किया जाता है, प्राकृतिक गैस के सुधार से, विद्युत अपघटन से और सौर चालित जैविक प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं कि यार इसके निष्कर्षण विधि के आधार पर हाइड्रोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन सारी चीज मैंने आपको बता दिया, आपको रिएक्शन भी याद आ रही होगी कि एनर्जी के साथ सर अब तो हमको सब बता देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी, इसका सोर्सेस हो जाएगा, तो 2H2 प्लस O2 निकलेगा वायुमंडल में, जिसमें से ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी होगी हमारे लिए, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसका उपयोग हम किस लिए कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन जो निकलता है उसको क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। क्या लिख रहा है, जल के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, हाँ ये था 2H2O, इसके अपघटन के द्वारा प्राप्त किया गया था ना सर, ये हाँ, है ना। इस विद्युत अपघटन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जब जल में मौजूद हाइड्रोजन अणु को ऑक्सीजन से पृथक किया जाता है, हाँ पृथक किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग इस प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जन की संभावना को समाप्त कर देता है। जी हाँ, आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, हाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में भी सॉरी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत काम की आपकी, तो बस इसको याद कर लेना, और आप मेंस आंसर राइटिंग में भी लिखोगे तो इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। लेकिन इसका एनर्जी का फॉर्म क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इसके बाद ब्लू हाइड्रोजन, बताइए ब्लू हाइड्रोजन कैसे बनता है, आप लोगों को बता ही दिया मैंने आप लोगों को नहीं, ब्लू हाइड्रोजन शायद नहीं बताया मैंने, ना आप लोगों को नहीं बताया, आपको मैंने पिंक बताया है,
येलो बताया है और ग्रीन बताया है। पिंक मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी से बताया, येलो मैंने आपको सोलर एनर्जी से बताया है, और आपका क्या बचा है आपका ग्रीन वाला तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से बताया। अब अपन बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन को समझने से पहले हम बात करते हैं एसएमआर। क्या होता है एसएमआर? स्टीम मेथन रिफॉर्मिंग। मतलब देखो ध्यान से, ये मिथेन हो गया और ये हो गया आपको कौन सा? वाटर हो गया, जल, H2O, है ना, CH4 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे। क्या बोला मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे। क्यों? हाइड्रोजन को हमको निकालना ही ना भैया, क्योंकि इसका काम है, हाइड्रोजन का काम है तो उसको कैप्चर करना है, काम है इसका। ठीक है, तो CH4 और H2 रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मतलब रिएक्शन करके निकालेंगे। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O के साथ रिएक्शन होगा तो ये CO2 प्लस H2 में रिएक्शन कर देंगे। क्या बोला मैंने? सबको समझ में आया? मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसको जल के साथ अपघटन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन को तो हमको क्या करना है, काम का है हमारा, है ना, तो उसको तो काम ही आएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ग्रे हाइड्रोजन। सबको समझ में आया? क्या बोला? नहीं आया होगा, ध्यान से सुनना। CH4 के साथ हमने रिएक्शन किसने की है? H2O की। क्या बना आप लोगों का? कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बना था। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे लिए यूज होता है, अच्छी बात है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का इसका फर्दर रिएक्शन होगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा काम का अच्छी चीज है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज हुआ, यदि हम इसको कैप्चर कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यदि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आपको ग्रे हाइड्रोजन हो गया पता, ब्लू हाइड्रोजन पता हो गया, येलो हाइड्रोजन पता हो गया सोलर एनर्जी के द्वारा, ग्रीन हाइड्रोजन पता हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, पिंक हाइड्रोजन पता चलेगा आपको किसके द्वारा? पिंक हाइड्रोजन किसके द्वारा? कमेंट करके बताइएगा, है ना, कमेंट करके, क्या छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, न्यूक्लियर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज पता हो गई होंगी। और ये न्यूज में भी रहा है ना, ये देखो 19 अगस्त 2023 को, तो बहुत काम का है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से, ग्रीन हाइड्रोजन को, है ना। चलो ये देखो, इन्होंने बताया भी था कि परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलाइसिस आधारित और बायोमास आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियां वगैरह शामिल है, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है जी, आई होप आपको अब ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे से समझ आ गया होगा। कल को एक दो क्वेश्चन यहाँ से टपक सकते हैं, तो रिएक्शन वगैरह से तो अच्छे से कर लेना, ये क्षेत्र में कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एरियल मेटाजीनोमिक्स के बारे में। अब बात करते हैं एरियल मेटाजीनोमिक्स क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाजेनिक्स क्या है। देखो यार, देखो सबसे पहले बेसिक चीज बता रहा हूँ, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं। ठीक है, आपके पेट के अंदर भी हैं, गट्स में, देखना, है ना। तो कुछ तो हमारे वायुमंडल में है, कुछ हमारे पेट के अंदर मतलब गट्स वगैरह में है, कुछ मिट्टियों के द्वारा होते हैं प्राप्त, कुछ जल में बैक्टीरिया होते हैं। तो इन बैक्टीरिया का यूज करके हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में, इन बैक्टीरिया में यूज करके, इन बैक्टीरिया का कैसे यूज करोगे आप लोग, बहुत लंबी प्रक्रिया है यार, किसी दिन अच्छे से समझाऊंगा। इनका हम डीएनए वगैरह निकालते हैं, इंसुलिन वगैरह निकालते हैं, और इंसुलिन से हमारे इसमें कोई प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, उसका उपयोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। कैसे? थोड़ी देर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये मैंने बोला, ये सॉइल हो गया, ये वाटर हो गया, और ये ह्यूमन का गट्स वगैरह हो गया। इनसे कोई बैक्टीरिया हो गए, ये देखो ये बैक्टीरिया हो गए, इस छन्नी में गए, इस छन्नी में गए, है ना। तो अब बैक्टीरिया का क्या होगा? जो जीनोम वगैरह होगा, अब देखो ना, जीनोम पता ही होगा इन लोगों को, आपके बारे में, जीनोम के बारे में आप लोग। तो हम बैक्टीरिया के जीनोम के बारे में सर्च स्टडी करेंगे कि भैया इनके जीनोम में क्या है, और हम इनके जीनोम से हम क्या बना सकते हैं, है ना, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जीनोम की स्टडी करेंगे। ये हो गया सबसे पहले बैक्टीरिया, अब इनकी स्टडी करेंगे जिसे जीनोम स्टडी कहेंगे बैक्टीरिया की। ठीक है, अब अब ये जो जीनोम है, इनसे जो जीन्स निकलेंगे, आपको देखो इनका फॉर्म कुछ अलग दिखाई दे रहा है, जो सिंगल है लिखते। अब देखो इनका डीएनए वगैरह बनेगा, ये डीएनए वगैरह, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका जीन्स, इनका जो जीन्स है, उनको जो जीनोम है उनको कन्वर्ट किस में करेंगे? जीन्स में। अब जीन्स का उपयोग कहाँ होगा? आपके ह्यूमन वेलफेयर में इसका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे सर इनका यूज? तो वो करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, आरडीएनए के टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, आरडीटी के थ्रू, है ना। तो इनका जैसे कि देखो, ये आरडीटी के थ्रू, देखो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या लगा दिए, जीनोम वगैरह, जीन्स लगा दिए इनके, है ना।
तो अब इसको रखेंगे कहाँ पे, है ना, इनके जो क्लोन वगैरह इनके क्लोन्स वगैरह बनाएंगे और यहाँ पे रख देंगे लैब वगैरह में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो वेल्ले घूम रहे थे बैक्टीरिया वगैरह ये, है ना, अब इनसे हम लोगों ने क्या निकाले, इनके जीन्स वगैरह निकाले, इनके बारे में स्टडी वगैरह करे। अब इनकी स्टडी करने से हमने देखे कि यार इनके कुछ जीन्स ऐसे हैं जो ह्यूमन की बॉडी के लिए बहुत काम के हैं, इनसे प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, है ना, जिनसे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इनको टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे निकालेंगे और कहाँ पे डाल देंगे, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं इसको रोड में घूमते रह जाएंगे, नहीं करेंगे, किसी किसी अच्छी जगह रखेंगे क्लोन्स वगैरह बना के, तो वैसा करके क्लोन्स में रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला गया पूरा जीरो, फिर इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह होगी, देखो ऐसे जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, फिर कंप्यूटर वगैरह में रखेंगे, हाँ भाई कि ये बैक्टीरिया से मैंने ये निकाला था, कल को किसी में मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया मिल गया तो उसका यूज करके हम किसी मानव के विकास के वगैरह के लिए ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका एरियल वो मेटा जीनोमिक्स। ठीक है, वही सारी चीज यहाँ पे लिखा हूँ कि प्राकृतिक वातावरण में रोगाणु का अध्ययन करना, इसमें सूक्ष्मजीव समुदाय शामिल होते हैं। अध्ययन में जीव की पूरी जीनोमेटिक संरचना की जांच की जाती है, किसी भी प्रणाली में रोगाणुओं की विविधता, प्राचुर्यता और अंतःक्रिया की समझने में सक्षम बनाता है ना। आज तो क्या है ये, मेटाजेनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल डीएनए फॉर्म ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज ऑफ, है ना, यूजुअली माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को बैक्टीरिया वगैरह, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा कि एरियल मेटाजोनमिक्स निम्नलिखित किस एक स्थिति को सबसे निर्दिष्ट करता है, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रदर्शित को एक बार में एकत्रित करना। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया है कि मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सारी चीजों से हम लोग डीएनए कैसे एकत्रित करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताया। बैक्टीरिया लेते हैं, स्टडी करते हैं, उनके जीनोम वगैरह के बारे में, जीन्स बनते हैं, जीन से फिर आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसके थ्रू क्लोन वगैरह बनाते हैं, उसके बाद फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो मेटाजीनोमिक्स ये कहला गया। हाँ, एरियल मतलब हवा में करना, तो वायु से डीएनए में प्रदर्शित को एक बार से एकत्रित करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहला दिया, एरियल। यार 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 एक मिनट, है ना, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया था ना, सॉरी सॉरी, है ना। चलो पहले इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद करता हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, इसके तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन, है ना, मतलब कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फॉर द एयर इन हैबिटेट एट वन गो। ठीक है, इजी पड़ा आप समझने में, जी हाँ, जब पढ़ोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। क्या कहता है हमारा हरित ग्रीन हाइड्रोजन वाला, देखो ना सर, आपने करवा दी सारी चीज, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया सॉरी। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, ईंधन के लिए तो करना ही है, फ्यूल के लिए, है ना, पढ़े हम लोगों ने। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल। जी हाँ, कितने बार पूछ रहा हूँ। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन, जी हाँ, वाहन चालन हम लोगों ने देखे ना, फ्यूल सेल के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो तीनों हमारे सही है। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर। अब ये है आप लोगों का होमवर्क, देखो जी, ये हो गई आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास की, 12th क्लास की एनसीईआरटी। क्या टॉपिक दिया हुआ है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो आप जाके बेहतरीन ये टॉपिक उठाओ, डीएनए 6.10 पेज में भी होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट वाले में। देखो रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए दोनों में अंतर इसमें दिया हुआ है, बेहतरीन बढ़िया से पढ़ो, इसके नोट्स वगैरह बनाओ, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और यदि जिसको पता हो इसके बारे में पढ़ा हो तो उसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो चीज मैंने बताया आप लोगों को आज। आप लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ग्रीन हाइड्रोजन तो एक छोटी चीज है, आपको अब देखो ना, ग्रीन हाइड्रोजन के अतिरिक्त मतलब हाइड्रोजन में क्या क्या पता चल गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन हो गया, येलो हाइड्रोजन हो गया, पिंक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कौन सा देखी, ग्रे हाइड्रोजन होगा, ये पूरे हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद आप लोगों को ये पता चल गया कि यार ये मेटाजेनोमिक्स क्या बला है ना, मेटाजेनोमिक्स। अब कल को एरियल पूछा, कल को वाटर मतलब मेटाजेनोमिक्स पूछ लेगा। ठीक है, कल को वो ह्यूमन के गट्स का पूछ लेगा कि ये मेटाजेनोमिक्स क्या होता है। तो आपको जब मेटाजेनोमिक्स का कॉन्सेप्ट पता है कि यार बैक्टीरिया ही है वो, उसको लेके हम जीनोम वगैरह सीक्वेंसिंग वगैरह कर रहे हैं सारी चीज, तो ये आपका क्या कहलाता है, मेटाजेनोमिक्स। तो हम ये सामने वाले वैसे ही पढ़ेंगे, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखे, हाँ, आप लोगों का होमवर्क था सैटेलाइट वाला, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पहले हम लोगों ने नेविगेशन सिस्टम के बारे में, जब उसने केवल पूछा कि जापान के बारे में है कि नहीं करके, हम लोगों ने पूरी कंट्रियों के बारे में देख लिया कहाँ पे, उसमें भी हमने सामरिक देखी, सामरिक के अलावा हम लोगों ने देखी क्या आम जनता के लिए कौन सा यूज करती है, तो ये पूरे डिफरेंस के बारे में देख लिए, तो सारी चीज आप लोगों को पता चल गई। ठीक है जी, अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो बेहतरीन लाइक की बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर कैसा लगा वीडियो, और शेयर करिएगा। और मैं जो वीडियो डल रहे हैं वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले, है ना, यूपीएससी 24 वालों के लिए, 2024 वालों के लिए, तो जरूर से देखना, बहुत काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में दूसरे।
ओके, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, बाय।